नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के इतिहास के जो कि आपकी नई बुक है, इसके पाठ नंबर 6 महात्मा गांधी व भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के सभी अभ्यास के प्रश्नों को समझेंगे। ये प्रश्न बहुत ही आसान भाषा में हमने आपके लिए तैयार किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम और महत्व का वर्णन करें। हम आपको साथ के साथ इसके कारण भी बताएंगे, फिर कार्यक्रम बताएंगे, फिर महत्व। क्योंकि मान लीजिए पेपर में अगर आपको असहयोग आंदोलन के कारण आते हैं तो ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इसके कारण है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा धोखा, रोल्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और मुसलमानों के द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। ये सभी कारण थे असहयोग आंदोलन को शुरू करने के, जिसे महात्मा गांधी ने 19 जनवरी 1921 में शुरू किया था। उसके बाद है आंदोलन के कार्यक्रम के आंदोलन के अंदर किन किन बातों का समाहित किया जाएगा, किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा जो उन्हें काम करने हैं। इसमें सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, यानी कि सरकारी स्कूलों का बहिष्कार, वहाँ बच्चे और अध्यापक नहीं जाएंगे। सरकारी उपाधियों को त्यागना, उसके बाद सरकारी अदालतों का बहिष्कार, पंचायतों की स्थापना जो अपने खुद के लेवल पर होंगी, विदेशी माल का बहिष्कार, स्वदेशी माल का प्रयोग करना, 1919 के एक्ट के अनुसार चुनावों में भाग ना लेना और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना। ये सब क्या है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम हैं। उसके बाद है महत्व कि इस आंदोलन का क्या महत्व था। इस आंदोलन में हिंदू मुसलमान, सिख, शिक्षित और अशिक्षित यानी कि सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया। पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन ने देशव्यापी आंदोलन का रूप धारण किया। इससे पहले भी जैसे चंपारण या फिर खेड़ा या अहमदाबाद या रोड सत्याग्रह थे, परंतु इतने लेवल पे, इतने राष्ट्रीय लेवल पे नहीं थे। लोगों में सरकार से सीधे टक्कर लेने का जोश उत्पन्न हुआ। मतलब लोग अब सरकार के खिलाफ बहुत बड़े लेवल पर खड़े हो गए। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई और लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। राष्ट्रीय एकता को बल मिला। इस प्रकार से ये सब क्या है, 5 पॉइंट महत्व के। एग्जाम में आपको अलग अलग भी आ सकता है, असहयोग आंदोलन का महत्व बताएं, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम बताएं, या फिर असहयोग आंदोलन के कारण बताएं। आगे है, गांधी जी के आंदोलनों में स्वदेशी के महत्व पर विचार करें। स्वदेशी क्या होता है? अपने ही देश में बना हुआ माल। ठीक है, गांधी जी स्वदेशी के महत्व को जानते थे, इसीलिए स्वयं इनकी पालना करते हुए उन्होंने खुद अपने और दूसरों को खादी के वस्त्र पहनने के लिए प्रेरित किया कि सभी खुद अपना खादी बनाएं और उसके कपड़े पहनें। बंगाल विभाजन के विरोध में जो भारतीय नेता थे, उन्होंने भी खादी आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन चलाए थे, यानी कि खुद की देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग पर बल। उसके बाद है, लोगों को विदेशी माल त्याग कर भारतीय माल का प्रयोग करने के लिए कहा गया कि आप बाहर से बना हुआ सामान ना लें, बल्कि देश में बना हुआ सामान का प्रयोग करें। इससे भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। इवन के स्वदेशी शब्द जो है सिर्फ कपड़ों से, वस्त्र से या उद्योग से नहीं जुड़ा, राष्ट्रीय कविताओं, गद्य और पत्रकारिता को भी प्रोत्साहन मिला। जो हमारी खुद के देश की भाषाएं हैं, हिंदी है, संस्कृत है, मराठी है, बंगाली है, उर्दू है, इनको बल मिला। विद्यार्थी, स्त्री और जन साधारण लोगों ने भी स्वदेशी आंदोलनों में भाग लिया ताकि स्वदेशी का प्रचार किया जा सके। अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का, भाषा का, गद्य का, पत्रकारिता का प्रचार किया जा सके। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, सविनय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आह्वान किया। तो आपको समझ आ गया होगा प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन। चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं। अगले में कुछ टिप्पणियां हैं या छोटे छोटे विचार हैं कि खिलाफत एवं सांप्रदायिकता। भारतीय मुसलमान तुर्की के सम्राट को अपना खलीफा मानते थे। उन्हें प्रथम विश्व युद्ध में खलीफा के साथ हुए अन्याय के लिए पूर्ण सहानुभूति थी। इसलिए अंग्रेजी सरकार को अन्याय के खिलाफ भारतीय मुसलमानों ने जिस आंदोलन का सूत्रपात किया उसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। और सांप्रदायिकता क्या थी? ये एक विष होता है
जिसमें व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है और दूसरे के धर्म को निमन मारकर उसकी भरपूर निंदा करता है। इस तरह के व्यवहार से नफरतें फैलती हैं, मारकाट आरंभ हो जाती है और अंग्रेजी सरकार तो यही चाहती थी। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी, जिसकी वजह से मोहम्मद अली जिन्ना की सारी मांगे, लगभग सारी मांगे मान ली गई। क्या थी? जैसे मुसलमानों को भारतीयों से अलग मान लिया गया, उसके साथ भारतीय, ईसाइयों, यूरोपियों, इन सबको पृथक चुनाव प्रणाली दे दी गई ताकि देश के बंटवारा अच्छी तरह से हो सके, बांटा जा सके देश। आगे है दांडी यात्रा। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से चलकर 240 मील की यात्रा 24 दिन में पूरी करने के बाद जब 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर पहुंचे और प्रातःकालीन प्रार्थना के बाद गांधी जी ने बिना कर दिए समुद्र तट से नमक बना लिया, तो उस प्रकार से ये कानून जो है, नमक कानून, टूट जाता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरू हो जाता है। इसे ही दांडी यात्रा कहा। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले गांधी जी जब साबरमती आश्रम से दांडी आते हैं, नमक कानून तोड़कर नमक बनाते हैं, उस पूरी यात्रा को दांडी यात्रा कहा। इसे आप पुराने नोटों पर भी देख सकते हैं कि गांधी जी जब लाठी पकड़े जा रहे हैं तो वो कहाँ जा रहे हैं? वो दांडी की ओर ही जा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। फिर है नमक सत्याग्रह। नमक का प्रयोग प्रत्येक घर में किया जाता था, परंतु इसकी ऊंची कीमतों के कारण दुकानों से लोगों को नमक खरीदने के लिए बाध्य किया जाता था कि आप नमक दुकानों से खरीदें, खुद नहीं बनाएंगे। वास्तव में नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एक अधिकार था। सरकार किसी को नमक बनाने नहीं देती थी, बल्कि कहते हमसे खरीदिए नमक, जो कि उसकी कीमत का लगभग 14 गुना था। इस कारण लोगों में सरकार के विरुद्ध बहुत रोष था। अतः महात्मा गांधी ने नमक कानून को स्वतंत्रता संघर्ष का मुद्दा बनाया और 6 अप्रैल 1930 को जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया है, उसे हम नमक सत्याग्रह भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है पूना समझौता। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद, द्वितीय और तृतीय दोनों ही हैं इसमें, तृतीय के बाद 1932 में अंग्रेजी 1932 में, बिल्कुल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद अंग्रेजी सरकार ने दलितों को हिंदुओं से अलग मान लिया और पृथक निर्वाचिका का अधिकार दे दिया। गांधी जी ने इसका विरोध करते हुए आमरण अनशन रखना और पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ। इस समझौते के अनुसार हरिजनों के लिए स्थान आरक्षित कर दिए गए, परंतु चुनाव प्रणाली साझी ही रखी गई, पृथक नहीं, साझी। और आरक्षितों की संख्या, आरक्षित स्थानों की संख्या जो थी वो 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। ऐसा करने से इस पूना समझौते की वजह से सरकार की जो सोची समझी चालें थी वो बिल्कुल ही ध्वस्त हो गई, औंधे मुंह गिर पड़ी। आगे है करो या मरो। करो या मरो का नारा गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि संपूर्ण आज़ादी से कम वे किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने लोगों को कहा कि या तो वे भारत को आज़ाद कराएंगे या इस अपनी कोशिश में अपनी जान दे देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के कार्यक्रम में भी कहा गया था कि सत्याग्रही अपने कपड़ों पर भी करो या मरो का नारा लिखवाएं। ये नारा भारत के हर एक नागरिक के दिल में उतर गया और सभी ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस प्रकार ये नारा देश को आज़ादी की ओर ले गया। नेक्स्ट है गांधी जिन्ना वार्ता। 1944 में गांधी जी ने विभाजन को टालने के लिए और मोहम्मद अली जिन्ना को मनाने के लिए 9 सितंबर से 27 सितंबर 1944 के बीच कई वार्ताएं की। इवन के गांधी जी ने तो जिन्ना को कायदे आजम तक कहा। बस इससे जिन्ना और भी अधिक अहंकारी हो गए। कांग्रेस ने जल्दी आज़ादी प्राप्त करने के लिए गांधी जिन्ना वार्ता को अपने निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने दिया और जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित कर दिया, जिससे बंगाल, बिहार, बम्बई में दंगे हुए। लगभग 5,000 लोग मारे गए और 15,000 लोग जो थे वो घायल हो गए। फिर है लोक सेवा संघ। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस में फैले भ्रष्टाचार से दुखी होकर गांधी जी ने विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया।
गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो चुका है आज़ादी दिलाने का, इसलिए अब इसे समाप्त करके लोक सेवा संघ बनाना चाहिए, परंतु ऐसा करने से पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। लोक सेवा संघ अर्थात एक ऐसे संघ की स्थापना की जाए जहां पर लोगों की सेवा की जा सके। यानी कि कांग्रेस तो क्योंकि अंग्रेजों का दिया हुआ नाम था, हालांकि कांग्रेस जो है यह देश को आज़ादी दिलाकर अपना संघर्ष, अपना जो उद्देश्य है उसे भी पूरा कर चुकी थी। एक प्यारे बच्चों, इसमें आपके पास क्या भाग में था? रोल्ट एक्ट। देखिए रोल्ट एक्ट क्या था कि एक ऐसा एक्ट जो 1919 में अंग्रेजी सरकार ने लोगों के रोष को ख़त्म करने के लिए, कैसा रोष? क्योंकि अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध से पहले ये कहा था कि वे भारतीयों को बहुत सारी सुविधाएं और स्वराज देंगे, वो भी नहीं दिया। फिर 1919 का जो एक्ट लागू किया उससे भी लोग बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थे। तो इन गुस्से की भावनाओं को दबाने के लिए आनन फानन में अंग्रेजी सरकार ने सिडनी रोल्ट के नेतृत्व में रोल्ट एक्ट पास कर दिया, जिसमें सरकार के पास ये अधिकार आ गया कि वो शक के बिना पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं 2 साल के लिए, जिसमें ना कोई व्यक्ति जो है अपील कर सकता है, ना दलील दे सकता है, ना ही कोई वकील कर सकता है। तो गांधी जी समेत सारे भारत में रोल्ट एक्ट को लेकर बहुत गुस्सा था और गांधी जी ने रोल्ट सत्याग्रह जो है चलाने का फैसला भी लिया। तो ये रोल्ट एक्ट था। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन की उत्पत्ति और प्रसार की व्याख्या करें। हम यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के कारण भी पढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अगस्त के महीने में चलाया गया, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया। इसके प्रमुख कारण क्या थे? 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इंग्लैंड की सरकार ने मंत्रिमंडल से सलाह किए बिना ही भारत को भी मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल कर दिया। अब भारतीयों से बिना पूछे उन्हें विश्व युद्ध में शामिल किया, और वो भी अपनी साइड से। भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में अक्टूबर 1939 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया और इस तानाशाही के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। मार्च 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन भेजा गया, जिससे युद्ध के समय होने वाले प्रस्ताव रखे, परंतु कांग्रेस ने इसे नहीं माना। 1942 में जापान शीघ्रता से भारत की तरफ बढ़ रहा था, तो गांधी जी ने भारत को जापान के आक्रमण से बचाने के लिए और अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ने के लिए कहा। तो इससे ही भारत छोड़ो आंदोलन के ये मुख्य कारण है। कार्यक्रम क्या थे? अहिंसात्मक आंदोलन चलाया जाए, नमक व अन्य कानून तोड़े जाएं, सरकार का सहयोग किसी भी सूरत में न किया जाए, सत्याग्रही अपने कपड़ों पर करो या मरो लिखें, भारत सरकार को भारत छोड़ने के लिए विवश करना, और व्यापारी कागज के नोट स्वीकार ना करें, क्योंकि वो भी अंग्रेजी सरकार का प्रतीक थे। आंदोलन की प्रगति, राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तारी से जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश फैल गया। अनेक लोग गोलियों और लाठियों से मारे गए, जगह जगह राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए, भूमिगत संगठन बने। सरकार के दमन चक्कर में लगभग 1950 व्यक्ति मारे गए, 1350 लोग घायल हुए। हिंसा के कारण गांधी जी ने 21 दिन का उपवास रखा। धीरे धीरे आंदोलन ठंडा पड़ने लगा। महत्व क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन जो था वह चरम सीमा पर पहुंच गया। विदेशों में भी भारतीय समस्या का प्रचार प्रसार हुआ। इससे जनता की भागीदारी बहुत अधिक बढ़ गई और अंग्रेजी सरकार इतनी कमज़ोर हो गई कि अब उसके लिए भारत की स्वतंत्रता को रोकना असंभव हो गया। गांधी जी ने पटेल की बजाय नेहरू को क्यों चुना? 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को मनोनीत किया, जबकि अधिकतर नेताओं ने सरदार पटेल के नाम का सुझाव दिया। गांधी जी का विचार था कि नेहरू अंग्रेजों से आज़ादी के समय बेहतर लेन देन कर सकते हैं और देश के बाहर भी वे लोग उन्हें जानते हैं, इसीलिए वे नेहरू जी कभी दूसरा स्थान स्वीकार नहीं करेंगे, और गांधी जी पटेल की बजाय नेहरू को चुन लेते हैं। फिर है गांधी जी कांग्रेस को क्यों समाप्त करना चाहते थे? वैसे आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं इसमें कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस में भ्रष्टाचार फैल गया था
और दूसरा लिख सकते हैं कि कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो चुका था। लेकिन यदि हम इसको एक टिप्पणी के रूप में लिखें तो स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस में फैले भ्रष्टाचार से आहत होकर गांधी जी ने विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया। गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो चुका है, इसीलिए अब इसे समाप्त कर लोक सेवा संघ बना देना चाहिए। हमें भी लगता है प्यारे बच्चों कि हम आज आपको समय पर, क्योंकि नवंबर महीने का सिलेबस हम आपको बता चुके हैं, आप उससे संबंधित वीडियो देख सकते हैं, और जिसमें आपको इतिहास का छठा और सातवां लेसन आएगा, और छठा हम आपको समय पर दे रहे हैं। अगर हमारा ये कार्य आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू बेटा।